Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 4th of what is democracy and why democracy. This is the last part of this chapter. Today we are going to cover the broader meaning of democracy. ठीक है, तो अब मैं तुम्हें लास्ट है ये कंक्लूजन टाइप है. ठीक है, तो मैं इसमें डिटेल में ये समझाऊंगा कि डेमोक्रेसी का मीनिंग हम क्यों समझ रहे हैं और क्या हमने इस मीनिंग से समझा. ठीक है, in this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and a descriptive sense. ठीक है, देखो इस चैप्टर के अंदर डेमोक्रेसी का जो मीनिंग तुमने समझा था स्टार्टिंग में वो लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में समझा था. लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में मतलब एक कुछ एग्जांपल्स हमने लिए जिससे हमें ये समझ में आया कि डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पर नहीं होती, तो किस तरीके की नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स किस तरीके की होती है. वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमें एक बात समझ में आई कि डेमोक्रेसी क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल. ठीक है, जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर लोग ऑल द पीपल डू नॉट रूल, सारे लोग उस पर रूल नहीं करेंगे. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, इसमें ये मतलब नहीं होता कि सारे लोग खुद रूल करने लग जाए. A majority is allowed to take decisions on behalf of all the peoples. ठीक है, और एक मेजॉरिटी को हम ये पावर देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर क्या ले, डिसीजंस ले. ठीक है, इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली. और यहाँ तक कि जो मेजॉरिटी होती है वो भी डायरेक्टली रूल नहीं करती. द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. और वो जो मेजॉरिटी है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर देती है कि वो हमारे बिहाफ पर क्या करे, हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले. ठीक है, देखो मैं तुम्हें ये बताना मेजॉरिटी का क्या मतलब है. मेजॉरिटी का मतलब ये है जो लोग भी एनी एडल्ट हु इज़ ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और मोर, जो लोग वोट करते हैं वो क्या है, मेजॉरिटी. ठीक है, जो लोग वोट कर रहे हैं हम उन्हें जो वोट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे. मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, अपने इलेक्ट करेंगे वो. ठीक है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पर पार्लियामेंट में बैठेंगे और हमारे डिसीजंस जो भी हमारी इश्यूज़ हैं, हमारी प्रॉब्लम्स है उसको वहाँ पर रखेंगे ताकि हमारे लिए कोई ना कोई काम किया जा सके. तो इसे कहा जाता है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा टर्म, सिंपल सा मीनिंग ये समझ लो कि डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव होता है. ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी. जहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए, वो क्या कहलाएगी, सब जगह वो कहलाएगी डेमोक्रेसी. Why is it important to have elected representatives in modern democracy? देखो हमने ये बात समझ ली कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो एडल्ट लोग होते हैं वो वोट करते हैं किसके लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए. रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, हमारे लिए कौन बोलेगा. अब एक सिंपल सा तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग समझ में आ जाएगा. जैसे अगर तुम्हारी किस क्लास की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस क्लास की प्रॉब्लम क्या सारे 40 के 40 बच्चे जाके मैम को बताते हैं, या एक बच्चा जाके प्रॉब्लम मैम को बताता है. एक बच्चा जाता है और वो बच्चा कौन होता है, क्लास मॉनिटर. तो क्लास मॉनिटर क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव हुआ तुम्हारी क्लास का. समझ में आई बात. इसी तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी जो कि एडल्ट लोग होते हैं, जो कि वोट कर सकते हैं, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जो है आगे सरकार बनाते हैं और सरकार में फिर वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं. इस तरीके से ये सिस्टम चलता है. ठीक है, ठीक है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं. देखो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि देखो हमारे देश की जो पूरी टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, 130 करोड़. क्या 130 करोड़ के 130 करोड़ लोग जाके पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, क्या वो सारे लोग एक साथ किसी एक डिसीजन पे आ सकते हैं, नहीं ना. तो हम क्या करते हैं,
इतनी ज़्यादा नंबर्स हैं हमारे पास, इसलिए हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ता है, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, डेट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा सबके लिए एक साथ बैठकर एक कलेक्टिव डिसीजन लेना, ठीक है। इवन इफ दे कुड द सिटीजन्स डू नॉट हैव द टाइम, और अगर वो बैठ के एक साथ डिसीजन भी लेना चाहें तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये डिसीजंस ले सकें, क्योंकि उनको बहुत सारे अपने खुद के भी काम करने होते हैं। द डिज़ायर और द स्किल्स, ना तो उनके पास टाइम है, ना तो उनके पास डिज़ायर है, वो करना भी नहीं चाहते, और किसी किसी के पास स्किल्स भी नहीं है, वो ये नहीं जानते कि क्या करना है, ठीक है, टू टेक पार्ट इन द डिसीजंस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लेते हैं। जो लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग का, वो लोग खड़े होते हैं वोट चुनाव में, और फिर हम क्या करते हैं, उनको वोट करते हैं। जो लोग ये काम करना चाहते हैं, जिसके पास ये टाइम है ये काम करने का, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर। समझ में आई बात? क्योंकि पहला रीज़न क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, बहुत ज़्यादा लोग हैं, फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा सबको साथ बैठना। दूसरा रीज़न क्या है, दे डू नॉट हैव टाइम, डिज़ायर एंड द स्किल्स, याद रखना, दे डू नॉट हैव द टाइम, डिज़ायर एंड द स्किल्स, दैट्स वाई वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की बात जब हम कर रहे हैं तो हम कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और उससे हम मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अभी हमें क्या पता चला है, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग हमें डेमोक्रेसी की पता चली है। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेसी। देखो, ठीक है, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में जो डिफरेंस है वो अभी आज मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं तुम्हें। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन हमें ये बात पता नहीं चलती कि एक डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है। और ना ही हमें डेमोक्रेसी ये बताती है कि कौन सी अच्छी डेमोक्रेसी है, कौन सी अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी, देखो, सिंपल जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, उससे हमें ये बात नहीं समझ में आती कि एक अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी होती है, एक नॉर्मल डेमोक्रेसी कौन सी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है, उन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ consensus. My opinion matters as much as my father's, ठीक है। हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली है, एक स्टेटमेंट बोली हुई है किसी इंसान ने कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक फैमिली हैं, हम लोग डिसीजंस को एक साथ लेते हैं, हम सब साथ में बैठते हैं और एक पॉइंट पर आकर एक कंसेंसस पे आते हैं, ठीक है। और मेरा ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है फैमिली के अंदर जितना मेरे फादर का, ठीक है, क्योंकि वो एक क्या है, डेमोक्रेटिक फैमिली है, तो उसका ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है जितना उसके फादर का। I do not like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. देखो, एक और डेमोक्रेसी के ऊपर स्टेटमेंट है कि मुझे वो टीचर्स नहीं पसंद जो कि स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते कि वो बोलें क्लास में, क्वेश्चंस पूछें क्लास के अंदर। मुझे वो टीचर्स पसंद हैं जो कि जिनके पास डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट है, ठीक है, जो कि मेरी बात सुनेंगे और बात जो क्वेश्चंस हैं वो सुनेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि देखो, डेमोक्रेसी के अंदर भी कैसा होता है, डेमोक्रेसी के अंदर भी ऐसे ही होता है कि आप जो लोग बोलना चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए, सरकार उनकी बात सुने और उसके ऊपर रिप्लाई करे, ठीक है। One leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? एक और स्टेटमेंट दी गई है कि एक लीडर और उसकी फैमिली मेंबर्स ही पार्टी में सब चीज़ डिसाइड करते हैं, तो वो डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी के बारे में ये
स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मतलब कोई भी पार्टी हो, ये नहीं कि हमेशा कांग्रेस ही, लेकिन ऐसी पार्टी जिसमें एक फैमिली जो है लीडर की तरह कंसिडर की जाती है और उन्हीं की बात मानी जाती है, तो क्या वो डेमोक्रेसी हुई? नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर सबका डिसीजन इम्पोर्टेंट होता है, सब लोग इक्वली डिसीजन लेना उनका होना चाहिए, कि इक्वल डिसीजन हो सबका, सब लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें फोटोग्राफ दिखाई हुई है, यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमी, ये सब कुछ होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं तुम पढ़ लेना क्या क्या है ये, ठीक है। अब हम ब्रॉडर मीनिंग की बात कर रहे हैं। दिस वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of method of taking decisions, ठीक है। जो डेमोक्रेसी होता है उसमें डिसीजन लेने का एक मेथड होता है, बेसिक सेंस होता है, लोग आपस में बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग में एक और बात समझ में आती है कि डेमोक्रेटिक डिसीजंस के अंदर हमेशा कंसल्टेशन होती है, हमेशा लोग आपस में बात करते हैं और उसके बाद डिसीजंस लेते हैं। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। जो लोग पावरफुल नहीं है उनका भी उतना ही हिस्सेदारी होती है, और जो पावरफुल होते हैं उनकी भी उतनी हिस्सेदारी होती है। दोनों का इक्वल वोट होता है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सब लोग कंसल्ट करेंगे और सबका इक्वल पार्ट होगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये हर जगह अप्लाई होता है, गवर्नमेंट में भी, फैमिली में भी, ऑर्गेनाइजेशंस में भी, यानी किसी कंपनी के अंदर भी। Thus democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life। समझ में आई बात? तो डेमोक्रेसी जो है एक प्रिंसिपल है, ना कि ये हमेशा इसे गवर्नमेंट मत समझो, एक प्रिंसिपल है कि सबका डिसीजंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो आप फैमिली में कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट में कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, सब जगह इम्पोर्टेंस होनी चाहिए हर एक इंसान के डिसीजंस की, हर एक इंसान के ओपिनियंस की। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become। Sometimes हम क्या करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं डिस्क्राइब करती है, एक हमने आइडियल सेट किया हुआ है। जैसे कि मैं तुम्हें 2 लाइनों से समझाता हूँ तो वहाँ पर क्लैरिटी तुम्हें ज़्यादा मिलेगी। देखो, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, ठीक है। देखो, डेमोक्रेसी बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताती है, ना ही उसमें ये समझ में आया है कि डेमोक्रेसी के अंदर वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। ट्रू डेमोक्रेसी तभी कही जाएगी जब कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डू नॉट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। किसी भी डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन के पास इक्वल रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। ये किस तरीके से समझ में आएगा? इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है तो सबके पास इक्वल डिसीजन हुआ, इक्वल रोल हुआ उनका डिसीजन मेकिंग में, नहीं। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव, हर एक सिटीजन के पास कम से कम इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए और अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, उनके लिए बहुत सारा काम किया जाना चाहिए। तब जाके हम ये कहेंगे कि वो डेमोक्रेसी एक ट्रू डेमोक्रेसी है। तो 2 एग्जाम्पल समझे हमने ट्रू डेमोक्रेसी की, क्या कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, और दूसरा सबके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन हो। कैसे होगी? जब उन्हें बेसिक एजुकेशन मिलेगी, सबको इक्वल रिसोर्सेस हों, सब के पास बढ़िया रिसोर्सेस होने चाहिए,
पैसा अच्छा कमाना चाहिए, ताकि सबके पास सारी इक्वल चीज़ें हों और उनके लिए काम किया जाना चाहिए। सब अ लॉट ऑफ कमिटमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, ठीक है। तब जाके हम ये कहेंगे कि एक ट्रू डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो अभी तक हमने समझे थे उन्हीं को डिटेल में समझाया हुआ है। वी टेक दीज आइडियल सीरियसली देयर नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। अगर हम ये सारी बातों को कंसिडर किया जाए तो क्या कोई कंट्री डेमोक्रेसी होगी? तो आंसर है नहीं। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। जो आइडियल्स हैं, जो इनकी बातें हैं डेमोक्रेसी की, उससे ये समझ में आता है कि हम डेमोक्रेसी को इतनी वैल्यू क्यों करते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबके लिए सोचा जा रहा है, सबके लिए, सबको इक्वल रखा जा रहा है। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। क्योंकि जो ये आइडियल्स हैं डेमोक्रेसी के, इससे हम जज कर पाते हैं जो अभी की हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी चल रही है, और जो हम उनकी वीकनेस को समझ पाते हैं। जैसे अगर तुम सरकार की बात करो कि आज की डेट में देख रहे होगे कि सरकार जो है इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो लोग मूव कर रहे हैं, जो लेबर पार्टी है, लेबर लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या सरकार 100% ट्रू डेमोक्रेसी कंसिडर की जाएगी? क्या उनके लिए अच्छे से काम कर रही है? तो इस तरीके से सवाल हम उठा पाते हैं। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या वीकनेस है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। एक हल्की डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। आवर फोकस हेयर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा फोकस है कुछ इंस्टीट्यूशनल फीचर्स हम समझ पाए डेमोक्रेसी के एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life। और यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई कि डेमोक्रेसी किसी भी फॉर्म में, किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। एंड डेट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। और जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। देयर कैन बी वेरियस वे ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो देखो, डिसीजन मेकिंग के अंदर डेमोक्रेटिक मैनर के तरीके से डिसीजन लेना का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कंसल्टेशन करो और इक्वल बेसिस पे सबके पॉइंट्स को आप कंसीडर करो, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू द पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की दुनिया के अंदर, वो कौन सी फॉर्म है? लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इस तरीके से तो मैंने क्या समझाया डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ पर चुनाव होते हैं, लोग वोट करते हैं, वो क्या है? डेमोक्रेसी। बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस। अगर कम्युनिटी बहुत छोटी है, यानी बहुत कम लोग हैं, तो और भी तरीके हैं डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेने के। सारे लोग बैठ सकते हैं, सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं और वो डायरेक्टली डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी छोटी है, लोग कम हैं वहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर भी पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर एक और तरीका क्या है डिसीजन लेने का, कि आप सब साथ में बैठें और डायरेक्टली डिसीजन लें, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, और हम इसी के साथ कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन देखो, दिस आल्सो मीन्स डैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है आज की डेट में। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो फीचर्स हमें डेमोक्रेसी के बारे में समझ में आए वो ये बताते हैं कि ये एक मिनिमम कंडीशंस हैं डेमोक्रेसी की, ठीक है। दिस डैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। और ये आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनती। आइडियल डेमोक्रेसी बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। और हर एक डेमोक्रेसी को आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को समझना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए और लोगों को पार्टिसिपेट कराना चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। और इसके ये केवल एक ही बार में नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमें हमेशा कांस्टेंट एफर्ट करने होंगे। हमारी डेमोक्रेटिक
फॉर्म को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और हम उनको पार्टिसिपेट कराएं भी। What we do as citizens can make a difference to make our country more and or less democratic। तो एक बात समझ में आई तुम्हें कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में? लोगों के हाथ में। ठीक है, तो हम लोग जो है वो एक कंट्री को अच्छी डेमोक्रेसी भी बना सकते हैं, बुरी डेमोक्रेसी भी बना सकते हैं। This is the strength and the weakness of the democracy. The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. तो जो डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर्स होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि वो क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर हम चाहें तो सरकार को गिरा सकते हैं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में होती है? सिटीजन्स के हाथ में होती है। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर के बेसिस पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी? तो ब्रॉडर मीनिंग क्या बताता है? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एन एरिया इन अ कंट्री सिट टुगेदर टू टेक डिसीजंस। ठीक है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो कंट्री के वो एक साथ बैठते हैं और डिसीजंस लेते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शंस होते हैं ताकि रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाए। और नेटिव पीपल और सिटीजन्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। सब लोगों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। डेमोक्रेसी इज आल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन ठीक है, डेमोक्रेसी आल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाई टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। तो डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ पे अप्लाई किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में क्या डिफरेंस है, पहले समझ लो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल, इसे क्या कहा जाता है? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन कौन सी? मोनार्की यानी कि राजाशाही। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एक अकेला रूलर होता है और वो मतलब अपना रूल चलाता है। और वन पार्टी रूल का क्या मतलब होता है? जैसे कि चाइना में वन पार्टी रूल, केवल एक ही पार्टी जीतती रहती है हर साल। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाएगा? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो, वैसे तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी रूल है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, तो इसलिए उसे डेमोक्रेसी कहा गया है ऑफिशियली। In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in the politics। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है? पहला एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, वही समझ लो। वो क्या है? सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें सिटीजन्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डू नॉट टेक पार्ट इन द सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, वेयर एज इन द डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। तो जहाँ पर जबकि डेमोक्रेसी के अंदर सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर सारे सिटीजन्स को ये अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है, याद रख लेना। नॉन डेमोक्रेटिक में डू नॉट टेक पार्ट इन द सिटीजन डू नॉट पार्ट इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हें आज होमवर्क में करने हैं। इसमें क्या बताना है तुम्हें? देखो, क्वेश्चन को पढ़ लेना, ढंग से समझ लेना। ये 4 तुम्हें स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंट्री ए बी सी डी दिए, मतलब ये अलग अलग कंट्रीज़ है, यहाँ पर ये काम होते हैं। तुम्हें ये बताना है कि क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर है तो डेमोक्रेटिक लिखोगे, अगर नहीं है तो अनडेमोक्रेटिक लिखोगे। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये डेमोक्रेटिक है कि अनडेमोक्रेटिक है तो लिख देना नॉट श्योर। तो ये 3 ऑप्शंस तुम्हें लिखने हैं। समझ में आई बात? ऐसे ही अगले क्वेश्चन में भी यही सेम है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझ लेना एक बार। ठीक है, राइट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तुम्हें ये बताना है कि कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, कौन सी अनडेमोक्रेटिक कंट्री होगी और किसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें तुम्हें ये बताना है द आर्ग्यूमेंट देने हैं, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कौन सी चीज़ ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, गुड आर्ग्यूमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है आर्ग्यूमेंट, यानी अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हैं ये बताने हैं इसमें, और तुम्हें क्यों लगता है कि ये क्यों अगेंस्ट है। ठीक है।
ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है कि कौन सा डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, कौन सा अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है, उस स्टेटमेंट को समझाओ। तो पढ़ो और समझो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फैमाइन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या क्या रीजंस हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहाँ पर लेसर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर फैमाइन आए। क्या रीजंस है, वो रीजंस बताने। इन 4 ऑप्शंस में से बताओ कि कौन कौन से रीजंस, कौन कौन से वैलिड रीजंस नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं बताने, याद रखना। फिर एक और कंडीशन दी हुई है, देयर आर द 40 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज मेड नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। दीज विलेजेस मेट एंड कंसिडर मैनी मेथड्स ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देयर नीड, विच ऑफ दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड। तो तुम्हें ये बताना है कि इनमें से 4 जो ये स्टेप्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड, कोई भी कौन सा ऐसा मेथड है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक मेथड है, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट बताने अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। उसके बाद तुम्हें ये बताना है लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू। कौन सी स्टेटमेंट है वो डेमोक्रेसी को एज अ वैल्यू कंसिडर करती हैं और क्यों, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये तो सेम ही है, रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कंट्री एंड डिसाइड इफ़ यू वुड कॉल इट अ डेमोक्रेसी। तुम्हें ये बताना है कि ये सारी कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें ये बताओ कि कौन सी डेमोक्रेसी तुम, किसे तुम डेमोक्रेसी मानोगे। जैसे कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड, तो ये क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। तो अब तुम्हें और सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं और ये बताना है कि क्या वो डेमोक्रेसी है कि नहीं है। फिर लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इन 2004 अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन यूएसए पॉइंटेड आउट टू द इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज इन द कंट्रीज। 2014 की रिपोर्ट है यहाँ पर, 2004 की सॉरी, उसमें यूएसए ने कुछ पॉइंट आउट किए हैं इनइक्वालिटी इन द कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तुम्हें इस पे क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है एक डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी के नाम से, ठीक है। इन पॉइंट्स का यूज़ करना है तुम्हें। तो एक तरीके का एस्से लिखना है तुम्हें कि डेमोक्रेसी और पॉवर्टी किस तरीके से साथ साथ है, और डेमोक्रेसी में पॉवर्टी किस तरीके से ख़त्म की जा सकती है, क्या पॉइंट्स हैं, और ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनका यूज़ करना है तुम्हें, ठीक है, पैराग्राफ का। तो एक तरीके का पैराग्राफ राइटिंग है, तो ये सब आज तुम्हें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। थैंक यू। और एग्जाम्पल तुम्हें इंडिया का लेना है इसमें डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी में, ठीक है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।